बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो मटेरियल पार्टिकल है उसकी ड्यूल नेचर होती है, वो ड्यूल करैक्टर होता है उसके पास। मटेरियल नेचर, पार्टिकल नेचर तो होती है, साथ में वेव नेचर भी होती है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था, ठीक है जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी या एम वी। अब इस इक्वेशन को जब डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो इस बात का पता चलता है जी हकीकत में कि वाकई ही जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उनके पास दो तरह की नेचर है, उनका ड्यूल करैक्टर होता है। अगर हम बात करें ना इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मैस है, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, इसका मतलब वो मटेरियल है। लेकिन जब हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पास तो वेवलेंथ भी है। तो दोनों नेचर शो हो जाती हैं, वेव नेचर भी और मटेरियल नेचर भी। सेम एज इट जब वही कंसेप्ट हम प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रोटॉन का मैस जो भी है उसकी अगर सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से 1836 टाइम कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है। मैस क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है तो इस वजह से मैस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम यही कंसेप्ट जो है वो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ शो होगी वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 7344 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा होता है। और अगर हम ये बात कह रहे हैं कि जी मटीरियल पार्टिकल की वेव नेचर होती है, तो फिर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो हैं उनकी वेवलेंथ या उनकी वेव नेचर हमें शो क्यों नहीं होती, या उनकी वेवलेंथ हम क्यों नहीं कहते कि उनकी वेवलेंथ क्यों नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का मैस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे मैस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी और इतनी कम हो जाती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इसके बारे में बात ये कह देते हैं कि जी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ डू नॉट हैव वेव्स। उसकी रीज़न यही है कि उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है जी। तो डी ब्रोगली थ्योरी या डी ब्रोगली इक्वेशन ये हाइपोथेसिस है। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या था कि जो प्लांक्स था, मैक्स प्लांक्स, उसने अपनी क्वांटम थ्योरी में ये बात बताई थी कि जो लाइट होती है, लाइट का ड्यूल करैक्टर होता है, ठीक है, लाइट का ड्यूल करैक्टर। लेकिन मतलब ड्यूल करैक्टर का मतलब है कि लाइट जो है वो मटेरियल पार्टिकल भी है और वेव भी है। लाइट के बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि वो वेव है, तो मटेरियल पार्टिकल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा हमारे पास, ठीक है। और यही कंसेप्ट जो है बाद में एक्सटेंड कर दिया गया किस चीज के लिए, मैटर पार्टिकल्स के लिए। यही जो कंसेप्ट है वो मैटर पार्टिकल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और ये एक्सटेंड किया किसने था, लुइस डी ब्रोगली ने। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है इस कंसेप्ट की, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मैटर पार्टिकल इन मोशन हैव ए ड्यूल करैक्टर। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल पोसेस द मैटर वेव, क्योंकि उनके पास एक तो मैटर नेचर होती है, दूसरी वेव नेचर होती है, ठीक है, दोनों नेचर मौजूद हैं। हम हर एक पार्टिकल के बारे में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है कि उनकी ड्यूल नेचर होती है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रोगली ने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जब हम इस फार्मूले की डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन में हम कहते हैं कि पहले प्लांक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एच वी, ठीक है जी। और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन E के इक्वल हैं तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं।
इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है mc स्क्वेयर इज इक्वल टू एच वी। mc स्क्वेयर इज इक्वल टू एच वी। यहां पर जो v है हमारे पास वेलोसिटी है, हमें पता है कि ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। जब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में इस v की जगह पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। c जो है वो c स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं एच सी ओवर इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। लेमडा की वैल्यू जब इधर आएगी और mc दूसरी तरफ चला जाता है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अगर हम कह दें कि जो v है हमारे पास वो स्पीड ऑफ लाइट और c जो है ये आपस में v और c इक्वल हों, तब हम लिख सकते हैं c की जगह पे v, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी आ जाता है। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल्स की वेव नेचर तो भी होती है और मटेरियल नेचर भी होती है। हम कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी इसकी वेवलेंथ कम होगी। ये इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि लैम्डा और जो मोमेंटम है उसमें इनवर्स रिलेशन है। कहते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.188 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसकी इस वेलोसिटी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यही फार्मूला यूज करेंगे। हम इसमें h की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाई 10 पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितनी होती है 9.108 मल्टीप्लाई 10 पावर -31 kg। जब हम इन तमाम वैल्यूज को वेलोसिटी की, h की और m की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.33 नैनोमीटर। और ये वाली जो वेवलेंथ आई है ये किस चीज़ के कंपेरेबल होती है, ये एक्स रे की वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू नोट की जा सकती है, मेजर की जा सकती है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, वही इक्वेशन प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं। हम कहते हैं इफ वी इमेजिन ए प्रोटॉन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द सेम वेलोसिटी एज मेंशन फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी 2.1088 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है हमारे पास आ जाती है 6 मीटर पर सेकंड। उसी वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से इतने टाइम स्मॉलर होती है। प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से, या सॉरी प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से 1836 टाइम्स स्मॉलर होगी। उसकी रीजन क्या है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने का मतलब इनवर्स रिलेशन आ रहा था, जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। और अगर यही कंसेप्ट, यही डाटा हम यूज करें अल्फा पार्टिकल्स के लिए, तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो कितने टाइम जो है वो स्मॉलर होगी, 7344 टाइम जो है वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। और अगर हम यही कंसेप्ट यूज करें लार्ज मूविंग बॉडीज के लिए, लार्ज मूविंग बॉडीज की एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्टोन है, एक स्टोन है और उस स्टोन का जो मास है हमारे पास वो 1 ग्राम है। मास उसका कितना है 1 ग्राम, और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो स्टोन है वो मूव कर रहा है, तब उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी हमारे पास 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -30 मीटर। ठीक है, दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल that it cannot be measured by any conceivable method. We can say that macroscopic bodies do not have the waves. हर एक चीज की वेवलेंथ है, बड़ी से बड़े माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की भी होती है, लेकिन रीजन ये है कि वो वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मेथड नहीं है उसको मेजर करने के लिए। इस वजह से हम फिर एट द एंड यही कह देते हैं कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज डू नॉट हैव वेवलेंथ।